डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट 2022 के बैच में। मेरा नाम है मनीष यादव और मैं हूं आपके सामने वो क्वेश्चंस डिस्कस करने जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था स्किल टेस्ट का, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल होगा। और जो आपको ट्रांसक्रिप्शन की कॉपी जो प्रोवाइड की जाती है, साथ में रिजल्ट शीट आपकी जो एनालिसिस होकर आती है, उसको आपको अपने बिहाफ पे कैसे एनालाइज करना होता है। हम तो आपको करके दे देते हैं, जो आपकी गलतियाँ होती हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं। उसके अलावा उसका फ़ायदा क्या है जो आपको सीट मिलती है, तो उसका एनालिसिस हम आपको बताएंगे करके आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन उठा लेता हूँ जो भी आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एनी टिप्स फॉर मी टू रिड्यूस द एरर परसेंटेज टू मिनिमम, आई एम रेडी टू वर्क एज हार्ड एज नीडेड। इसके लिए सबसे पहले देखिए हमें पता होना चाहिए कि एरर्स कितने टाइप के होते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन में। जो सबसे पहला होता है ना, जो न्यू वर्ड्स होते हैं, वो मिस हो जाते हैं, या तो राइटिंग में, या जो लिखा है हमें वो अंडरस्टैंड नहीं होता, या तो राइटिंग या अंडरस्टैंडिंग, दो चीजें होती हैं हमारे साथ में। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप का एरर। और जो सेकंड टाइप का होता है ना, वो होती है आइडेंटिकल आउटलाइंस। ठीक, जो हमारी आउटलाइंस दो वर्ड की सेम बना रहे हैं हम, वो आउटलाइंस हम गलत रीड करते हैं, बनाते कुछ और हैं और रीड कुछ और करते हैं। सेकंड टाइप के लिए होता है। थर्ड टाइप की होती है ग्रामर लॉक्स मिस्टेक्स। लाइक द, ए, एन इन आर्टिकल्स का यूज, छोटे वर्ड्स हैं, ऑफ, दैट और विदाउट। ये सब वर्ड्स या तो सुनते टाइम हमें लिखने में मिस हो जाते हैं या गलत रीड होते हैं। हम दैट को कभी विदाउट रीड करते हैं, द को कभी ए रीड करते हैं और ए की जगह कभी हम एन लिखते हैं और कभी एन की जगह हम ए लिख देते हैं। ये चीज तो देखो नेचुरल है, ये तो मिस्टेक्स होंगी। अगर कोई नया वर्ड आ रहा है तो ये नहीं कि आपको पूरी इंग्लिश पता है, आप हर वर्ड की आउटलाइन बना पा रहे हैं, तो इस चीज को आप ज्यादा वर्डन ना देके चलें। ठीक है, अगर उसकी आउटलाइन बनती है तो ठीक है और नहीं बनती है तो ठीक है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, ये दो चीजें होती हैं जो स्टूडेंट को मेन प्रॉब्लम देती है। सबसे पहला देखिए, आइडेंटिकल आउटलाइंस। मैं आपको दो आउटलाइंस देता हूं। एक मान लीजिए आप अपार्ट ले लीजिए, अपार्ट और पार्ट। ठीक है, अपार्ट की आउटलाइन भी ऐसे बनती है और पार्ट की भी, सिर्फ वोवल का फर्क होता है इन दोनों में। ठीक है, इसको अगर मेरे डिक्टेशन में अपार्ट आया है और मैंने इसको वोवल नहीं लगाया और वहां पे पार्ट मैंने रीड कर लिया, पार्ट टाइप कर दिया, तो वहां पे मेरी एक फुल मिस्टेक गई कि नहीं गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है आइडेंटिकल आउटलाइंस की। फोकस आप अपना इस पे रखिए कि जो आप आउटलाइंस बना रहे हैं अपने डिक्टेशन में या ट्रांसक्रिप्शन में, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। जो स्टॉप बोला गया, आपको जो वर्ड बोला गया उसी की आउटलाइन आप बनाएं। हो सकता है कुछ वर्ड्स में आपको वोवल की जरूरत पड़े, ज्यादातर वोवल की जरूरत हमें वहां पड़ती है जहां पे वर्ड के स्टार्टिंग में ए या आ की साउंड हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अपार्ट है, इसमें ए का वोवल लग जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो जो वोवल से स्टार्ट जो हो रहा है ना वर्ड, और जो खासतौर से ए या आ से स्टार्ट हो रहा हो, एक तो उसमें वोवल लगाने की आदत डालिए, और एक जो आखिरी में लॉन्ग ई की साउंड पे या ई की साउंड पे खत्म हो रहा है ना, उस पर वोवल लगाना की आदत डालिए आप। इस चीज पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। और ग्रामर मिस्टेक्स, ग्रामर लॉक्स मिस्टेक, जो छोटे वर्ड्स है ना, द, ए, एन, ऑफ, दैट, विदाउट, इन द, ऑन द, एंड, ऑल, इन सब की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये ज्यादा नहीं है, 10-15 वर्ड होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इन सब की आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ये अगर आपने कवर कर लेना तो इसकी वेटेज अपने आप कम हो जाएगी। मेन जो मिस्टेक्स होती है ना, इससे होती है आइडेंटिकल आउटलाइंस एंड ग्रामर लॉ मिस्टेक्स। फोकस अपना इन पे लिखिए। डिक्टेशन आप कर रहे हैं, आपने लिख लिया अपने नोटपैड में, उसके बाद जो आइडेंटिकल आउटलाइंस बनती है ना, उनको ऊपर तुरंत ही लिख लीजिए। बाद में जब आप रीड करते हैं ना, रीड बैक करते हैं हमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड करने के बाद भी, आप उनको साथ में वहीं पे ऊपर लिख लीजिए पेज में, कि जैसे कि अपार्ट बोला था आपने, पार्ट रीड कर लिया, तो उसको अपार्ट एंड पार्ट ये लिख लीजिएगा। उसमें आपको पता लग जाएगा कि मुझे इन दोनों की आउटलाइन में दिक्कत है। आपको जब भी फ्री टाइम मिले, शाम को, मॉर्निंग में, या 2 दिन में 1 घंटा आप दे दीजिए। आपको जितनी भी आउटलाइंस बनी है ऐसी 3-4 दिन में, उन सब की नोटबुक में लिख के इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी आउटलाइंस बनाइए।
ठीक, इसका सॉल्यूशन ये है। और सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा है, डिक्टेशन स्पीड बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा सर? सो इसको मैं रब कर देता हूँ, पता नहीं स्क्रीन में कितना आ रहा है, कहाँ तक का वर्ड आ रहा है देखा नहीं मैंने, इसको रब कर देता हूँ। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा भाई? स्पीड बढ़ाने के लिए देखिए, मान के चलता हूँ मैं आपकी स्पीड अभी मिनिमम टू मिनिमम 70 की स्पीड है, ठीक। 80 वालों के लिए देखिए हम 3 डिक्टेशन दे रहे हैं, 80 पे और 85 एंड 85 पे। ये 3 देने का मतलब क्या है कि आपकी एक्यूरेसी तो इसमें 100% होनी चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है दोनों चीज़ें, ठीक है। सो आपको भी यही चीज़ें करनी है। 70 की स्पीड है तो आप 75 पे लिखिए, एंड आपको अगर स्पीड 80 का आपको टेस्ट देना है ग्रेड डी का, एक 80 पे लिखिए। आप अपने भी आप अपने घर बैठ के लिख रहे हैं, वहाँ पे आपको चेक करने कोई नहीं आ रहा, मिस्टेक होगी हो जाने दो 80 पे। अभी आप 70 पे है तो 80 की तरफ आपको बढ़ना होगा, ठीक है। उसमें 75 की भी करिए, 80 की भी करिए, दिन में 4-5 डिक्टेशन कम से कम करिए नॉर्मल स्पीड पे, 75 टू 80 की पे, ठीक है, इन स्पीड्स पे। सो आपको खुद की जो हैंड राइटिंग की जो स्पीड है ना, उसको बूस्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ है, आपको जितनी स्पीड है उससे आप 4-5 या 10 वर्ड्स पर मिनट तक आप इंक्रीज करके लिखिए उस चीज़ को, ठीक। धीरे धीरे अपने हो जाएगी, लेकिन हाँ राइटिंग पे फोकस रखिएगा। स्पीड बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी घसीट काट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। सो राइटिंग पे जरूर फोकस रखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन में एक्स्ट्रा कोमा लगाने से मार्क्स कट होता है क्या? मीन्स मैटर में कोमा ना लगा हो और मैंने ट्रांसक्रिप्शन में कोमा लगा दिया हो तो देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ आपको एक लाइन में बताऊं मैं कि एसएससी पंक्चुएशन मिस्टेक्स काउंट ही नहीं करता है। चाहे वो कोमा हो, इन्वर्टेड कोमा हो, फुल स्टॉप हो, कुछ भी हो, एसएससी का सॉफ्टवेयर काउंट नहीं करता इन चीज़ों को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा लगा देंगे या नहीं लगाएंगे, जो कंपलसरी कोमा होते हैं, कंपलसरी कोमा जो होते हैं उनको नहीं लगाएंगे। अपने बिहाफ पे आप बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसक्राइब करके आइए। नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ड के बाद में 3-4 कोमा लगा दिए, उन पर फिर आपने बैक स्पेस नहीं दबाया कि ये तो काउंट ही नहीं करता, ठीक। एसएससी में मैनुअल काउंटिंग भी होती है, जब मैनुअल काउंटिंग होगी ना तो ये हाईलाइट हो जाएंगे आपके इतने 3-4 कोमा जहाँ पे आप लगा के आ रहे हैं लगातार बाई ए मिस्टेक टाइप हो गए हैं, तो उसका फुल एरर काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब पंक्चुएशन मिस्टेक कोई भी काउंट नहीं करता तो फुल स्टॉप की मिस्टेक क्यों है एसएससी स्किल टेस्ट में? देखिए, फुल स्टॉप की मिस्टेक नहीं है। एसएससी ये कहता है कि जो वर्ड होता है फुल स्टॉप से नेक्स्ट, द वर्ड नेक्स्ट टू द फुल स्टॉप, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड नेक्स्ट टू द फुल स्टॉप शुड बी कैपिटल। ये कह रहे हैं कि जहाँ पे फुल स्टॉप आया है ना, उसके बाद का जो भी एक्सवाइजेड वर्ड होगा, पार्ट लगा लीजिए आप, ठीक। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, आप फुल स्टॉप मत लगाइए। जहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है ना, जस्ट आप उससे नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दीजिए, आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। इतना सा कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक है एक्चुअल में, यहाँ पे फुल स्टॉप की मिस्टेक नहीं है। फुल स्टॉप आप लगाओ या ना लगाओ कोई मैटर नहीं करता है, ठीक। पंक्चुएशन मिस्टेक्स कोई भी काउंट नहीं होते, कोमा, इन्वर्टेड कोमा या कुछ भी हो जाए वो काउंट नहीं करता एसएससी। एसएससी को मतलब है आपने जो फुल स्टॉप के बाद वर्ड लिखा है ना, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है या नहीं है, बस दैट्स ऑल। यहाँ पे फुल स्टॉप मतलब आप कैपिटल कर दो, आपकी एरर काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। सर, फर्स्ट ऑल द कॉमन वर्ड्स एंड ग्रामर लॉक्स आर इजियर टू राइट in a dictation, but when any hard word comes in the dictation, the easier words are also missed. And second thing, during reading the matter, when any word is unreadable, then the words before it and after it are also misread, and it changes the whole sense of the sentence. Where there is one mistake, it goes beyond 4 to 5 mistakes because of sense of misread of word. So ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो हार्ड वर्ड आता है ना, वो लिखने के चक्कर में मेरे 3-4 वर्ड छूट जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है ना कि मैं आपको बता देता हूँ, आपका 1 महीना है, स्किप करने की आदत डालिए आप आज से। ईगो पे बात मत लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन में कोई हार्ड वर्ड आ गया, आप पेन रोक के वहाँ पे सोचने लग गए। पेन रोक के आपने जहाँ सोचा ना, आगे के 3-4 वर्ड जाएंगे ही जाएंगे। इसका मतलब है कि आप ईगो पे बात लेते हैं, जो वर्ड हार्ड आ गया मैं उसको बनाऊँ ही बनाऊँ। देखिए डिक्टेशन में कितने वर्ड हार्ड आ जाएंगे, 6, 7, 8, 10 मैक्सिमम नए वर्ड्स आ जाएंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बताया मैंने, जो एसएससी का स्किल टेस्ट था उसमें, उसके अकॉर्डिंग, ठीक। आप इन 10 के चक्कर में 50 वर्ड तो खराब नहीं कर सकते ना। आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको मिलता है ये सोचने के लिए कि आपने ये आउटलाइन पहले कहीं लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। अगर नहीं लिखी हुई है और आपको नहीं आती है तो उसको तुरंत वहीं पे स्किप करके नेक्स्ट वर्ड पे जंप हो जाइए।
आप ये करते हैं कि जो हार्ड वर्ड आ रहा है ना उसको आप छोड़ते नहीं है ईगो पे लेते कि नया वर्ड आ गया मुझे तो यही तो कवर करना है, मुझे यही तो सीखना है मुझे शॉर्ट हैंड में कि नए वर्ड की आउटलाइन कैसे बनाऊं कैसे कवर करूं। आपको ये नहीं सीखना है, आपको इनको स्किप करना सीखना है। इंग्लिश के लाखों वर्ड है कि आप सबको करना सीख जाएंगे क्या ऐसे? पूरी इंग्लिश थोड़ी ना रटनी है, आपको पता नहीं कितने वर्ड है इंग्लिश में। सो नए वर्ड देखिए हर डिक्टेशन में आते हैं, बिल्कुल आप 100% एक्यूरेसी नहीं ले सकते स्किल टेस्ट में। नए वर्ड आते हैं उनको छोड़ दीजिए, जो भी हार्ड वर्ड हो टिपिकल वर्ड हो जो आपको लगे कि ये नहीं लिख पाऊंगा मैं, कवर नहीं हो पाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम मिलता है आपको वहाँ पे, ठीक, तो उसको तुरंत स्किप मारिए, आगे का वर्ड लिखिए अपने, ठीक। और जो आप रीडिंग सेंस बता रहे हो ना कि रीडिंग सेंस में अगर एक वर्ड गलत हो गया तो उसमें बाकी भी आगे पीछे के गलत हो जाते हैं, इसका मतलब है कि भाई साहब आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जब आपने प्री की तैयारी की थी, ठीक। आपकी इंग्लिश रीडिंग कमजोर है। अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग बढ़िया होगी तो आप अपने आप सेंस ऑफ सेंटेंस फुल सेंटेंस जब आप एक बार रीड बैक करेंगे उसको समझ जाएंगे, कंप्लीट तो नहीं लेकिन हाँ जहाँ पे 4 वर्ड गलत होने आपके वहाँ पे 2 ही होंगे, 1-2 गलत होकर रह जाएंगे, इतना फर्क होता है। सो इस चीज़ पे आप फोकस अभी मत कीजिएगा क्योंकि ये आपकी रीडिंग सेंस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी रीडिंग पहले की हुई है। लेकिन आप इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि कोई हार्ड वर्ड आ रहा है ना उसको तुरंत स्किप मारिए। वो हार्ड वर्ड दिया ही इसलिए है कि आप आगे के 5 वर्ड छोड़ सकें, और अगर उसके चक्कर में आगे के 5 छोड़ दिए ना तो पीछे के 5 आप ऐसे नहीं लिख पाओगे क्योंकि सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा जैसा आप बता रहे हो, ठीक। तो स्किप करना छोड़िए क्योंकि ये आदत डालनी पड़ेगी, हमसे होता नहीं, लालच हो जाता है कि ठीक है स्पीड नॉर्मल है मैं इसको भी बनाता हूँ, जहाँ सोच रहे हम निकल गए आगे के 4-5 वर्ड गायब हो जाएंगे। सो ये चीज़ आप इन चीज़ों पर फोकस करिएगा कि हार्ड वर्ड आ रहा है वहाँ पे स्किप कर दीजिए तुरंत, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर माय क्वेश्चन इज कि स्किल टेस्ट रीड करने का कितना टाइम मिलता है एसएससी में? मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा। स्किल टेस्ट रीड करने में देखिए जब मैंने दिया था ना तो मेरे को 20 to 25 मिनट्स मिल गए थे। अभी कैसे मिले थे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक लगभग 2 मिनट का डेमो डिक्टेशन होता है, ठीक है, डेमो डिक्टेशन होता है, उसके बाद आपका 10 मिनट का एक्चुअल डिक्टेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है रीडिंग का, आई थिंक 10 मिनट देता है, तो रीडिंग का टाइम दिया जाता है। एक ये टाइम आपको यहाँ पे मिल गया, फिर आपको दूसरा टाइम दिया जाता है जो आपने डेमो लिखी थी ना, डेमो का राइटिंग का, ये लगभग 5 मिनट्स का होता है आई थिंक। दूसरा टाइम आपको 5 मिनट का यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और जो इनके बीच में जो गैप होता है ना कि जब आपकी एक्चुअल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 मिनट का गैप होता है, वहाँ पे जो टाइमर चलता है ना, यू कैन स्टार्ट द एग्जाम इन फॉलोइंग मिनट्स, इतने मिनट इतने सेकंड में। सो वो वहाँ पे 10 मिनट का टाइमर चलता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो एसएससी ने तो अपनी तरफ से दिया आपको कितना 10 मिनट रीडिंग का, लेकिन डेमो आपको राइट करना जरूरी थोड़ी ना है। आप एक बार अपना द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग ये दबा के एक बार अपना कीबोर्ड चेक कर लीजिए कि सारे की प्रेस हो रहे हैं, कोई अटक नहीं रहा है, बस दैट्स ऑल। बाकी का जो टाइम आपको ये 5 मिनट का मिला हुआ है, यहाँ पे 10 मिनट का मिला हुआ है, 15 मिनट हो गए, और 10 मिनट का जो टाइमर चलेगा यू कैन स्टार्ट द एग्जाम इन फॉलोइंग मिनट्स, ठीक है। तो टोटल मिला के लगभग 25 मिनट का टाइम बनता है ये आपका। मैंने जब स्किल दिया था उस टाइम पे मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्शन में नेक्स्ट पेज पे इंग्लिश में जो भी मेरे वर्ड्स टिपिकल थे ना, उसमें जितने नए वर्ड्स आए थे या थोड़े हार्ड थे रीडिंग में, वो सब मैंने अपने इंग्लिश में उतार लिए थे पेंसिल से, बाद में उनको इरेज कर दिया था टाइप करने के बाद में। सो ये आपको टाइम मिलता है रीडिंग का। हाय सर, व्हाट इज बेस्ट फॉर राइटिंग द डिक्टेशन, पेन और पेंसिल? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि पेंसिल से लिखा है या पेन से लिखे। 1 महीना बचा हुआ आप लोगों का, आप लोग अब तक ये कंफ्यूज है कि मुझे पेन से लिखना चाहिए या पेंसिल से, अब तक यही डिसाइड नहीं कर पाए हैं। देखिए मैं अपने पर्सनल बिहाफ पे बोल रहा हूँ, कोई जनरल थिंग नहीं है। कोई हो सकता है पेंसिल से 160 की स्पीड पे लिखता हो PR में,
जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरे लिए पेन बेस्ट रहा है। पेन कौन सा, अपना जो 2-3 रुपए का आता है ना, वो वाला। सो पेंसिल से बेस्ट मुझे पेन रहा है, और मैंने पेन से ही फिर प्रैक्टिस की है अपनी जो भी। लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि जब भी आप शिफ्ट होंगे ना, या तो पेन से पेंसिल पे जा रहे हैं, पेंसिल से पेन पे जा रहे हैं, आपकी स्पीड 5 वर्ड्स पर मिनट तक डिक्रीज हो जाएगी। और थोड़ी जो रीडिंग कैपेसिटी है ना, वो भी एक बार हल्की सी डिक्रीज होगी। 5-6 दिनों के लिए मैक्सिमम बताया मैंने, 4-5 दिनों के लिए। सो अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में लेकर चलिएगा, नर्वस नहीं होना है। अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं पेंसिल टू पेन, तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी थोड़ी सी डिक्रीज होंगी, और रीडिंग स्किल्स भी। ठीक है, आप शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 1 महीने का इनफ टाइम है, शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो नया बच्चा जब देने जाता है ना, फर्स्ट टाइम स्किल, आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं ग्रेड डी से, ग्रेड सी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ फ्रेशर्स भी हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, उनको मैं बता दूँ कि जो नया स्टूडेंट जाता है, थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है। हालांकि फैम में एग्जाम है, सर्दी है, तो वो तो दिक्कत नहीं है कि स्वेटिंग होगी आपके हाथ वगैरह में, उंगलियों में। लेकिन नर्वसनेस से पसीना आ जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने एक बार जैन में दिया था स्किल अपना, तो उस टाइम पे वो मेरा फर्स्ट स्किल था, तो उस टाइम में मेरे हाथ कांपने लगे थे, और अपने आप ही पता नहीं कहाँ से स्वेटिंग हो रही थी उंगलियों में बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या किया था, देखिए ये रबर बैंड लगाया हुआ मैंने, इफ़ यू कैन सी इट। ये रबर बैंड जो अपना ट्यूब का टायर होता है ना, उससे काट के मैंने लगाया था ये। इससे होगा कि एक तो ग्रिप मेरी बहुत बढ़िया बन गई, चाहे कितना ही पसीना आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी नर्वसनेस हो, अगर मैंने उंगली यहाँ पे रखी ना, तो यहाँ पे ये आएगी नहीं, ये यहीं पे रहेगी। अगर मैंने यहाँ पे जमाई है तो स्लिप नहीं होगा बिल्कुल भी पेन आपका। प्लस इसको करने के बाद मेरी राइटिंग इंप्रूव हो गई थी, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था, 19-20 नहीं, 19-25 फर्क पड़ा था। एक तो आपका स्लिप नहीं होने देगा, एक राइटिंग में फ़र्क आएगा। 2 चीज़ें ये करेंगे तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, राइटिंग में इंप्रूव करेगा। प्लस जो आपकी नर्वसनेस होगी ना, फिर चाहे कितना ही पसीना आ जाए, कितनी स्वेटिंग हो जाए, वो आपका हाथ स्लिप नहीं करेगा यहाँ से। यहाँ पे अगर आपने पकड़ा है ना, तो वो यहीं रहेगा। सो ये देख लीजिएगा, ये मैंने ट्यूब से निकाल के लिया था, क्योंकि जो नॉर्मल रबर बैंड होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, वो सरक जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा टाइट था तो मैंने ये लिया था। आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसकी इमेज भी डाल दूंगा वीडियो में। सो एसएससी में फुल मिस्टेक कौन कौन सी होती है सर? फुल मिस्टेक्स, ओमिशन ऑफ वर्ड, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड, ये होते हैं आपके फुल मिस्टेक्स। या तो आप जो वर्ड बोला गया उसको आपने हटा दिया है, या कोई नया वर्ड आपने ऐड कर दिया है। अच्छा, एक क्वेरी और होती है स्टूडेंट्स की, कि क्या एक अगर मैं पार्ट है, जो मैंने पहले आपका एग्जाम्पल दिया था, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये, दोनों चीज़ों के लिए, आउटलाइन समझाने के लिए भी और मिस्टेक समझाने के लिए भी, और उसको मैंने अपार्ट लिख दिया, तो भाई साहब मैंने तो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट चेंज किया है ना, एक अल्फ़ाबेट चेंज किया है मैंने, तो ये फुल मिस्टेक काउंट हो गया, हाफ मिस्टेक, क्योंकि एसएससी कहता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हाफ मिस्टेक होती है। लेकिन आपकी इस केस में, अगर इस टाइप का केस है आपका, तो वो फुल मिस्टेक काउंट होगी। ठीक, क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग अलग है, पार्ट अलग है, अपार्ट अलग है। अगर ऐसा केस आपके साथ होता है कि आपका एक वर्ड आपका चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाता है, या 2 वर्ड से, सो स्पेलिंग मिस्टेक काउंट नहीं होगी, वो पूरा एडिशन एंड ओमिशन ऑफ वर्ड काउंट होगा, कि आपने ये वर्ड बोला था तो इसका ओमिशन कर दिया और इसका एडिशन कर दिया। ठीक, तो ये दोनों रूल यहाँ पे लागू होंगे, आपकी 1 फुल मिस्टेक होगी। बाकी पंक्चुएशन मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी कि एक भी काउंट नहीं होती है, कोमा हो, फुल स्टॉप हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कंपलसरी कोमा होते हैं वो आप लगाए ना, या आपको नहीं पता तो भी आप लगाते जा रहे हैं कोमा। कोमा सिर्फ वहाँ लगाएं जहाँ पे आप बिल्कुल डैम श्योर हो कि हाँ यहाँ पे कोमा होगा 101%। अंदाजे के हिसाब से कोमा कहीं नहीं लगाए ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है ना, क्योंकि मैनुअल सेटिंग में वो आ जाता है देखने में। सर अभी मैं 70 से 75 पे लिख लेता हूँ, क्या ग्रेड डी की प्रिपरेशन कर सकता हूँ इन 1 मंथ? 70-75 पे आप लिख ले रहे हो, आपका एग्जांपल मैंने अभी दिया था, बिल्कुल कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कुछ ऐसा है नहीं इम्पॉसिबल जैसा। आपको अपनी स्पीड देखिए 90 तक ले जानी है। अभी आप 70 पे कर रहे हो, जिस दिन आप 90 पे विद 7% मिस्टेक्स और लेस इतना परफॉर्म आप कर लोगे ना,
उस दिन आप ये समझ लेना कि डी ग्रेड में सिलेक्शन से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक, यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। 1 महीना है, 20 वर्ड्स पर मिनट की आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, कुछ इम्पॉसिबल जैसा नहीं है। पर वीक आप 7-8 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड इंक्रीज करते चलें, ठीक है ना। जितने पे आपकी एक्यूरेसी है ना, उससे बढ़ के लिखना है, कुछ 5-10 वर्ड पर मिनट पे। आपकी गलतियां होंगी, होने दो, लेकिन आपको हाथ तेज चलने की आदत डालनी है हाथ को, ठीक है। तो बढ़ाओ स्पीड अच्छे से। ये नहीं है कि आप 70 पे कंफर्टेबल हो तो 70 पे ही 4-5 डिक्टेशन ले जा रहे हो, एक डिक्टेशन आप 75 पे ले रहे हो, एक 80 पे ले रहे हो, नहीं। आपको एक 70 पे लेनी, बाकी 4-5 75 और 80 पे, इस टाइप से आपको करना है। हो जाएगी, इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगी। सर आप लोग सॉफ्टवेयर क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं? हमारे लिए भी और आपके लिए भी इजी हो जाएगा डिक्टेशन के एरर्स निकालना। देखिए भाई साहब, सॉफ्टवेयर की बात यह है कि सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड कर दें, लेकिन सॉफ्टवेयर में पता है क्या होता है, एसएससी खुद सॉफ्टवेयर से नहीं करता, एसएससी भी दोनों हेल्प लेता है, सॉफ्टवेयर की भी और मैनुअल चेकिंग भी होती है। अब इतना बड़ा डिपार्टमेंट हो कि उसके पास तो पैसे भी हैं, फैसिलिटी भी हो, वो सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया क्यों नहीं डेवलप कर लेता कि हम स्किल टेस्ट दो तुरंत ही हमारे सामने रिजल्ट आ जाए। क्योंकि इसमें पेपर लीक जैसा तो कुछ मैटर होता नहीं है कि पहले हमसे तो प्रोवाइड कर देंगे पेपर लीक हो जाएगा, है ना। तो एसएससी ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई साहब सॉफ्टवेयर बनाना कोई इजी वर्क नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए सॉफ्टवेयर बनाना इजी है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन एरर्स निकालने के लिए एक्यूरेसी के साथ में सॉफ्टवेयर डेवलप करना बहुत टिपिकल वर्क, इम्पॉसिबल नहीं है, टिपिकल है बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसमें ना हर डिक्टेशन ये बताना होता है कि सॉफ्टवेयर को कि भाई साहब इसमें ये कोमा है, ये एरर आपको नेगलेक्ट करना है, न्यूमेरिकल वर्ड है, ये 100 है यहाँ पे अगर बच्चा अल्फ़ाबेट में भी लिख दे इसको इग्नोर करना है। उसको एक एक जगह बतानी होती है कि इस डिक्टेशन में यहाँ पे ये वर्ड है और इसको इतने तरीक़ों से लिखा जा सकता है, ऑनरेबल की 2 स्पेलिंग होती है, ठीक। तो उन चीज़ों को बताना होता है सॉफ्टवेयर को, हर ट्रांसक्रिप्शन के साथ में कोडिंग करनी होती है, ट्रांसक्रिप्शन को कोड करना पड़ता है उसके सिस्टम में, तब जाके वो अच्छे से परफेक्शन के साथ में एरर एलिमिनेट करके देता है। तो हमारे पास क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है कि कोमा, फुल स्टॉप, स्पेस और जो भी एक्स्ट्रा जो मिस्टेक्स होती हैं उन सबको फुल मिस्टेक काउंट करता है। उसके बाद हम मैनुअल चेकिंग करते हैं, मैनुअल में हम उनको नॉर्मलाइज कर देते हैं उन मिस्टेक्स को, जो भी एक्स्ट्रा मिस्टेक्स होती हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर दें कि आप टाइप करें, अपलोड करें और रिजल्ट शीट आपके सामने आ जाए, उसमें होगा क्या कि अब आपकी 5% मिस्टेक आ रही है तो वहाँ पे वो 15% शो करेगा। तो उसका फ़ायदा क्या है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार आप हमको तुरंत डिक्टेशन मिल जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा, आप लोग शाम को दे रहे हो या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दे रहे हो। देखिए परफेक्शन में टाइम तो लगता है, हम क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिटी पे कर रहे हैं, आप लोगों की सिलेक्शन पे। हम ये नहीं चाहते कि हम एरर जितने हैं उससे ज़्यादा आपको बना के दें या उससे कम बना के दें, ठीक है। हालांकि अभी मैं ये एग्री करता हूँ वीडियो कि जो हमारे सॉफ्टवेयर का एरर डिटेक्शन है वो 1% तक वेरी करता है, एसएससी से 1% ज़्यादा एरर वो डिटेक्ट करता है। जो फाइनल जो रिजल्ट होता है उसमें 1% तक आपके ज़्यादा होते हैं। उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको टिपिकल एनवायरनमेंट दे रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो, वहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। सो यही चीज़ है कि सॉफ्टवेयर पब्लिकली प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि एरर निकालना उसमें बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई ट्रांसक्रिप्शन है उसके बारे में सॉफ्टवेयर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि इसमें यहाँ पे कॉमा है, इसको इग्नोर करना है, ये फुल स्टॉप है, इसको इग्नोर करना है, ये वर्ड है, इसकी इतनी स्पेलिंग्स हैं, इतनी स्पेलिंग्स में ये बन सकता है, इन सबको इग्नोर करता है, ये चीज़ें बतानी होती हैं, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा आर्टिकल्स की। द और ए मेन प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ में, जो भी ट्रांसक्रिप्शन हम चेक कर रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना इन्हीं आर्टिकल्स में आ रही है। द की जगह आप ए लिख रहे हैं, ए की जगह द लिख रहे हैं। देखिए टाइप करते टाइम सिर्फ जो आपने लिखा है उसी को रीड करना नहीं होता है, थोड़ा सा सिक्स सेंस भी लगानी पड़ती है, ग्रामर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। आपके सामने मैं 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ कि किस टाइप से आपको वहाँ पे देखना है। पहला जो है पीएम मोदी वेंट टू, यहाँ पे आर्टिकल बनना, स्कूल इन दिल्ली टू सी द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड देयर, आगे आप ऐड कर लेना, ठीक है। या वेंट टू स्कूल इन दिल्ली इतना लिख देता हूँ मैं। और दूसरा सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, yesterday I
went to school where I completed my इंटर। ठीक है, दो सेंटेंसेस में है, इनमें बताइए मेरे को कि यहाँ पे ए आएगा या द आएगा, या यहाँ पे ए आएगा या द आएगा। फर्स्ट में कह रहा है पीएम मोदी वेंट टू स्कूल इन दिल्ली टू सी द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड देयर। ठीक, आगे मैंने लिखा नहीं, आप लोग ऐड कर लेना। सो इसमें किस स्कूल की बात हो रही है, क्या हमें पता है? ये स्कूल कौन सा है भाई साहब जिसमें वो गए थे? कौन सा स्कूल है ये? दिल्ली में सैकड़ों स्कूल है, कौन से में गया था हमें पता ही नहीं लग रहा। क्या पता किस में चला गया हो, साउथ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, कहाँ पे गया हो। सेकेंड सेंटेंस में बोल रहा हूँ यस्टरडे आई वेंट टू स्कूल वेयर आई कंप्लीटेड माई इंटर, यानी कि मैंने जहाँ पे स्कूलिंग अपनी कंप्लीट की थी मैं उस स्कूल में गया था। अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों स्कूल है, तो क्या मैंने 100 के 100 से की थी कंप्लीट? 100 में से कोई एक होगा ना जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। तो मैं यहाँ पे पता लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा हूँ कि स्कूल कौन सा है। इस केस में मुझे पता नहीं लग रहा कि कौन सा स्कूल है। इस केस में मैं पता लगा रहा हूँ कि भाई वो 100 में से कोई एक स्कूल है जहाँ पे मैंने अपनी स्कूलिंग की थी। और जो नॉन हो, जो चीज परफेक्ट नॉन हो, उसके लिए हम द का यूज करते हैं, और जो हमें पता नहीं उसके लिए हम ए का यूज करते हैं। यही 6 सेंस है जो आपको टाइप करते टाइम अप्लाई करनी सेंटेंस में, कि जिस बात का जिक्र हो रहा है वो हमें नॉन है अननोन है। नॉन का मतलब ये, मैं इसको पढ़ के यहाँ पे बता दूंगा कि मैंने कौन से स्कूल से की थी, इसको पढ़ के मैं नहीं बता सकता कि वो कौन से स्कूल में गए थे। कितने भी स्कूल हो सकते हैं ना दिल्ली में, हमें क्या पता कौन से में गए थे, हमें नॉन ही नहीं है कि ये स्कूल कौन सा है पर्टिकुलर, लेकिन इसका मुझे पता है कि ये कौन सा है। सो जहाँ पे नॉन हो, जो वर्ड आपके सामने आ रहा है वो आपको पता है कि एक्चुअली किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप वहां पे दा लगाएंगे। और जहाँ पे अननोन हो, बिल्कुल नया हो, ऊपर डिक्टेशन में कहीं पे पहले पैरा में उसका जिक्र नहीं हुआ हो, ठीक, वहां पे ए या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एन का यूज होगा। एन का यूज होता है जब उसके बाद में जो वर्ड है ना उसमें स्टार्टिंग में वोवेल की साउंड हो, ये चीज है यहाँ पे। सो ए एन और दा, इनको आप लोगों को ऐसे यूज करना है, क्योंकि ये हो जाता है नॉर्मल चीज है। दा को कभी हम ऑन अबव द लाइन रीड करके ए रीड कर लेते हैं, ए हो वहां पे हम ऑन द लाइन लिख देते हैं उसको, ठीक है। ये दिक्कत हो जाती है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज को आप ऐसे टैकल करेंगे। थोड़ा सा जहाँ पे दा और ए है ना, थोड़ा सा प्रेशर डाल देना माइंड पे कि जो सेंटेंस आप रीड करते आ रहे हो ना उसमें किस चीज की बात हो रही है। अच्छा, दैट और विदाउट में, दैट एंड विदाउट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। मैं तीनों चीजें लिख देता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हो सकता है मेरे। दैट में और विदाउट में, एक अपना दैट, एक है विदाउट, एक है विद, एक है वह। इन सबकी आउटलाइंस बनाता हूं मैं, जो अपनी पिटमैन में दी हुई होती है, ठीक है। दैट की तो आप ऐसे बनाते हो, थोड़ा सा कर्व रख के छोटी। विदाउट को आप इसी को ऑन द लाइन बना देते हो। विद के में कर्व बिल्कुल इस टाइप से रखते हो, और वैन में ऑन द लाइन रखते हो। इन आउटलाइंस को आपको कैसे टैकल करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। दैट को ना आप इस टाइप से बनाइए, चोच बनाइए, और विदाउट को ऑन द लाइन बनाइए, और इन दोनों को ऐसे ही रहने दीजिए। डिफरेंशिएट हो गया या नहीं हो गया? आइडेंटिकल आउटलाइन। ये आपका दैट हो गया, और ये आपका हो गया विदाउट। और विद और वैन सारी चारों की चारों आउटलाइन डिफरेंशिएट हो गई कि नहीं हो गई? इस टाइप से आपको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, इसी का एक मिलता जुलता एग्जांपल मैं आपको बता दूं। एक वर्ड है अपने पास अनफॉर्चुनेट, और फॉर्चुनेट लिखते हैं पहले, फॉर्चुनेट एंड फॉर्चुनेटली। उसके बाद है अनफॉर्चुनेट,
जो स्टैंडर्ड आउटलाइन है ना इनकी, वो है अपनी फॉर्चूनेटली, ठीक, इसमें अन लग जाएगा। लेकिन जब मेरे को प्रॉब्लम आने लगी ये दोनों बनाने में, ये चारों बनाने में, तो मैंने क्या किया भाई, इस टाइप से बड़ा सी बना दिया मैंने, आधा सर्कल को ऐसे छोड़ दिया, ठीक। फॉर्चुनेटली जब मुझे लिखना होता था तो मैं इसमें नीचे की तरफ में ऐसे बंद कर देता इसको, ये मेरे ली का साइन मान लिया मैंने। अनफॉर्चुनेट में मैं पहले नया बना के और ऐसे बना देता था, अनफॉर्चुनेटली इस टाइप से बन जाता था मेरा। चारों में डिफ्रेंशिएट हो गए, बनने में भी जल्दी बनेगा, चाहे 110 के पे बनाओ, 120 के पे बनाओ, कितने भी स्पीड पे बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही आउटलाइन यूज करनी, मैं आपको बता रहा हूँ कि तरीके क्या क्या हो सकते हैं अपनी आउटलाइंस बनाने के। लेकिन उसके लिए आपको जो बेसिक कोर्स है ना वो पिटमैन का, वो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि अभी आप बेसिक से जस्ट निकले हैं, स्टार्ट ही किया आपने कैसी, अभी वर्ड्स का नहीं पता, आप कोई आउटलाइन ये बना के बैठ जाओ, बाद में पता लगेगी तो फॉर्चुनेट की आउटलाइन है, क्लैश हो जाएंगी। थोड़ी सी आपको बेसिक की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, कुछ टाइम हो जाना चाहिए आपको कैसे करते हुए, उसके बाद अपनी आउटलाइन बनाना शुरू करें। दा भी हो गया, ए एन भी हो गया, और उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कैसे लिखते हैं, देखिए मैं गवर्नमेंट जो लिखता हूँ ना, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ करके सामने को, इसको गवर्नमेंट रीड करता हूँ और इसको मैं काट देता हूँ डबल डैश से, ये मैं गवर्नमेंट रीड करता हूँ। अब गवर्नमेंट ऑफ यूपी पता रीड करना हो तो मैं इसमें आखिरी में इसी को यूपी से काट देता हूँ। अभी मुझे उत्तर प्रदेश पूरा लिखने की जरूरत नहीं है शॉर्ट हैंड में। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा HR से काट दिया मैंने, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका KR से काट दिया। गवर्नमेंट ऑफ HP से हिमाचल प्रदेश में HP से काट दिया। ये फर्क है, अगर आप हिमाचल प्रदेश पूरा बनाने लगोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। गवर्नमेंट बनाया मैंने, उसको वर्ड से काट दिया, शॉर्ट वर्ड से। इसी टाइप से आपको करना है, जो कोई भी ऐसे वर्ड्स हो, मैं इनकी बात नहीं कर रही कि आपको यही ऐसे लिखने हैं, कोई और वर्ड है ना और आपको भी सेम प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ को आप टैकल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है कि इसका सेकंड ऑप्शन हम क्या निकाल सकते हैं अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज़ करनी पड़ती है आपको। देखिए ट्रांसक्रिप्शन का एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हम आपको रिजल्ट शीट देते हैं ना, एक स्टूडेंट की है, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा इमेज, आप स्क्रीन पे देखते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें देखिए मैंने इनको स्क्वायर के अंदर ऐड किया जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। अच्छा, इसमें होता क्या, जो रेड में जो मार्क होते हैं ना, रेड में, वो उसका मतलब होता है कि ये वर्ड था इसमें और आपने मिस कर दिया टाइपिंग के टाइम में, वो वर्ड को ऐड नहीं किया। जैसे कि जो फर्स्ट स्क्वायर है ना इसमें बनाया हुआ मैंने, इम्प्रूव था, लेकिन इसने क्या किया, जो ग्रीन में है ना उसका मतलब है हमने वो वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, वो था नहीं, हमने ऐड कर दिया। इसने क्या किया कि इम्प्रूव था उसको मीट बना दिया, ठीक। ये कौन सी मिस्टेक है, ये आइडेंटिकल आउटलाइंस की मिस्टेक है। आप इम्प्रूव और मीट की आउटलाइन एक से बना रहे हैं, इम्प्रूव आपने शॉर्ट कर दिया, उसको आपने मीट रीड कर लिया और यहाँ पे मीट लिख दिया। अच्छा, सेम इसके नीचे जस्ट उसमें था प्रेजेंट था, उसको आपने पर्सन लिख दिया है, एक्चुअल में प्रेजेंट था उसका आपने पर्सन लिख दिया है। ये आपकी आइडेंटिकल आउटलाइंस की अगेन मिस्टेक है। मैं आपको वेटेज बता रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है इन सबको टैकल करना, क्योंकि आपकी यहाँ पे 2 मिस्टेक फुल हो गई ना। अच्छा, इसे नीचे देखिए, सेकंड जो छोटा स्क्वायर बना हुआ है राइट साइड में, आपका ईयर था और आपने उसको यस्टरडे लिखा है, हालांकि स्पेलिंग आपकी गलत है, इसमें आपने उसको यस्टरडे लिखने की कोशिश की, स्पेलिंग मिस्टेक है। उससे नीचे आते हैं, इंस्टीट्यूशन था आपने नीड्स लिख दिया, ये आपकी आइडेंटिकल आउटलाइंस की मिस्टेक है, क्योंकि आप आउटलाइंस गलत बना रहे हैं। इंस्टीट्यूशन को नीड रीड कर रहे हैं, आपको नीड्स को इंस्टीट्यूशन रीड कर रहे हैं, ये फुल मिस्टेक पोस्ट करती है आपको। ये वो फुल ही था राइट साइड में, ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्क्वायर देखिए राइट साइड में, ये आपको वो फुल ही था और आपने इसको लिखा है वेज, वो फिल को आपने वेज लिखा है। या आपको हो सकता है सुनने में मिस्टेक रही हो या आपकी आउटलाइन बनाने में, ठीक।
एक जगह था, पता नहीं इसी में है या किसी और डिक्टेशन में है। हाँ इसी में है, ये देखिए इसी स्क्वायर में देखिए वो फुल के नीचे अनलेस बोला था और आपने इसको लिखा क्या है, इन दिस। इन दिस ये आपकी 2 मिस्टेक काउंट हो गई, 2 फुल मिस्टेक। ये एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन है किसी स्टूडेंट की। उससे नीचे आइए आप लास्ट सेकंड बॉक्स में, ये था आपका सजेशन था। सजेशन को आपने सिचुएशन लिखा है, एक्चुअल वर्ड सजेशन था, आपने इसको सिचुएशन लिखा, आइडेंटिकल आउटलाइन की अगेन मिस्टेक। उससे नीचे भी सेम मिस्टेक की आपने, सजेशन था उसको सिचुएशन लिखा है। जब हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं ना रिजल्ट शीट, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा और आपका काम खत्म हो गया उसके रिगार्डिंग, बस मिस्टेक्स देख ली कितनी आई हैं बात खत्म। आपने तो अपने बिहाफ पे एनालाइज करके आपको दे दिया, लेकिन अब आपका काम शुरू होता है कि हम इतनी मेहनत करके आपको दे रहे हैं कि आपको खुद की मिस्टेक्स इनमें निकालनी होती है, आइडेंटिकल आउटलाइंस की मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, इसीलिए तो आपको प्रोवाइड की जाती है। वरना हमारा क्या, हम आपको सिर्फ एरर्स लिख के दे दें कि आपके इस ट्रांसक्रिप्शन में इतने % एरर है, इतने वर्ड्स में से आपके बस हम दे दें। हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी तरफ से इसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको उसमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे मैं आउटलाइंस मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं ए और एन में मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं द और ए में मिस्टेक कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको बैठ के अपनी ट्रांसक्रिप्शन में एनालाइज करनी होगी। जो हमने आपको रिजल्ट शीट दी है, हमने सब कुछ तो हाईलाइट करके दे दिया आपको। लास्ट देख लीजिए, 3rd पॉइंट को इन्होंने ओपन लिखा हुआ है, यानी कि पॉइंट को इन्होंने ओपन रीड किया है, OPENED। आइडेंटिकल आउटलाइन की एक ट्रांसक्रिप्शन में ये हाफ ही है, फुल है भी नहीं है, स्क्रीनशॉट है। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग ये 700 वर्ड के आसपास होंगे, उनमें आपने 9 वर्ड्स ओवरऑल ये 10 मिस्टेक्स बन रही हैं। 10 मिस्टेक्स आपने सिर्फ आइडेंटिकल आउटलाइंस की है कि आपने उसको लिखा कुछ और है, रीड कुछ और किया है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये बनती है कि आप इस पर फोकस करें, इनकी प्रैक्टिस करें। इम्प्रूव और मीट को कैसे अलग कर सकता हूँ मैं रीड करने में, उनकी प्रैक्टिस कर लें। पर्सन प्रजेंट कैसे अलग कर सकता हूँ, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकता हूँ राइटिंग में। इन चीज़ पे अब आपको लास्ट 1 मंथ में वर्क करने की ज़रूरत है, और इसलिए हम आपको ये शीट प्रोवाइड करते हैं कि आप खुद के बिहाफ पे कुछ इसमें मेहनत कर सकें। तो इतना ही था इस वीडियो में। जो भी आपके अदर क्वेश्चंस हो ना, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना या टेलीग्राम में भेज देना। अगली वीडियो में उनको भी डिस्कस कर लेंगे, और जो भी आगे जो नया कुछ होगा वो आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।